हाय फ्रेंड्स, दिस इज विशाल यादव। वेलकम टू डी प्रोटेक्शन। आज का टॉपिक है हाई सेट डिफरेंशियल कैलकुलेशन किस तरह से करें। दोस्तों, हाई सेट डिफरेंशियल सेटिंग करने से पहले हमें कुछ बेसिक इनपुट्स जरूरी हैं, जिसमें सबसे पहले हम जिस भी रिले के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका वायस इक्वेशन क्या है और स्लोप कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा इंफॉर्मेशन हमें रेटेड एमवीए और उस ट्रांसफार्मर की परसेंटेज इंपीडेंस क्या है। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट कि आपको इस चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम शुरू करेंगे अल्स्टॉम की P643 रिले के लिए हाई सेट कैलकुलेशन कैसे करें। हाई सेट कैलकुलेशन से पहले मैं बताना चाहूंगा कि डिफरेंशियल रिले में हाई सेट डिफरेंशियल का मतलब ये नहीं है कि सपोज करो मैंने किसी रिले का हाई सेट डिफरेंशियल 7.0 pu 7.25 pu रखा है, तो इसमें अगर 7.25 pu का एक्सटर्नल फॉल्ट बना दें बैलेंस कंडीशन में, या 7.25 pu से ज़्यादा जैसे 10 pu का बना दें तो ये रिले ऑपरेट कर जाएगी। जी बिल्कुल नहीं। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक P643 रिले का पहले स्लोप कैरेक्टरिस्टिक दिखाया है। इसमें यहाँ एक कोई P वैल्यू है जो बायस वैल्यू होगी। इस बायस वैल्यू पर हाई सेट डिफरेंशियल की जो वैल्यू है ISHS1 है। सपोज इस वैल्यू को मैं Q नाम देता हूँ, तो और ये वैल्यू P है, तो P और Q मिलकर के जो पॉइंट मिलेगा मुझे बायस, और इस बायस के लिए डिफरेंशियल कितना चाहिए, ये वैल्यू मेरी हाई सेट वैल्यू होगी। और ये P पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना होगा थ्रू फॉल्ट करंट से। अब हम ये देखना है कि सपोज करो इसकी वैल्यू 7 pu निकल के आई और ये 10 pu, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि 10 pu का एक्सटर्नल फॉल्ट बना दें तो रिले ऑपरेट हो जाएगी। रिले केवल हाई सेट पे उसी केस में ऑपरेट करेगी जब 10 pu और अबव पर ISHS1 की वैल्यू के बराबर डिफरेंशियल मिले। इंटरनल फॉल्ट पर भी हाई सेट तभी ऑपरेट करेगा जब ISHS1 जो भी वैल्यू हमने सेट की है उसके बराबर हमें डिफरेंशियल करंट मिलनी चाहिए। अब प्रश्न ये है कि जब हम पहले ही इसमें एक इनिशियल सेटिंग रखते हैं डिफरेंशियल की, जो जनरली 0.2 या 30% रखी होती है, तो इंटरनल फॉल्ट के केस में 30% पहले ही ऑपरेट हो जाएगा। 20% रखा है तो 20% पहले ही ऑपरेट हो जाएगा। फिर ये 7 pu 8 pu की जो हाई सेट सेटिंग जो भी कैलकुलेट होकर आई है, इसे रखने की वजह क्या है, तो इससे आप अंत तक वीडियो को देखेंगे तो इस प्रश्न का जवाब भी आपको इसी वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ 220/132 kV का एक 160 MVA ट्रांसफार्मर लिया है जिसका परसेंटेज इंपीडेंस 10% है। रेटेड MVA आपका 160 MVA है। तो सबसे पहले मैं इस ट्रांसफार्मर की थ्रू फॉल्ट MVA निकालूंगा। थ्रू फॉल्ट MVA निकालने का है रेटेड MVA डिवाइडेड बाई पर यूनिट इंपीडेंस, और पर यूनिट इंपीडेंस को रिप्लेस कर दिया है परसेंटेज इंपीडेंस डिवाइडेड बाई 100 ये आ जाएगा। तो मेरा जो कैलकुलेटेड फॉर्मूला बना 100 डिवाइड बाई परसेंटेज इंपीडेंस इंटू रेटेड MVA। तो इस केस में अगर मैंने 160 MVA का ट्रांसफार्मर लिया है, 10% का मेरा परसेंटेज इंपीडेंस है, तो मैं थ्रू फॉल्ट MVA कैलकुलेट कर लेता हूं। थ्रू फॉल्ट MVA ये आपका हो जाएगा 100 डिवाइड बाई परसेंटेज इंपीडेंस 10 है, रेटेड MVA 160, इट कम्स आउट टू बी 1600 MVA। थ्रू फॉल्ट करंट यहां से मैं देख सकता हूं 1600 MVA, इट कम्स 10 टाइम्स ऑफ रेटेड MVA। रेटेड MVA का 10 टाइम्स है, तो थ्रू फॉल्ट करंट भी मेरा कितना हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट, और इसे मैं PU में 10 PU कह सकता हूं। तो मैं थ्रू फॉल्ट करंट निकाल चुका हूं। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा इस रिले के लिए वायस वैल्यू कितनी होगी। तो P643 का वायस इक्वेशन है I वायस
आई बायस I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2। 10 pu थ्रू फॉल्ट करंट है तो बायस आ जाएगा 10 I1 प्लस 10 I2 डिवाइड बाई 2। इसे मैं यहाँ कैलकुलेट कर सकता हूँ। I बायस 10 I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट। फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट आपका I1 और I2 बराबर होगा थ्रू फॉल्ट के केस में, I1 इक्वल्स टू I2। तो इक्वेशन फर्स्ट से ये हो जाएगा मेरा I बायस 10 और I1 I2 बराबर है तो ये 2I1 डिवाइड बाई 2, इट कम्स 10 pu। 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे। तो मैं निकाल चुका हूं कि जो मेरा P पॉइंट था ये मुझे 10 pu मिल चुका है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि 10 pu पर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल करंट कितना होगा। तो इसे निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 10 pu इस करैक्टरिस्टिक में किस सेक्शन में आ रहा है। इसमें 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन आपका फ्लैट है जो 0 से IS1/K1 तक है। फर्स्ट स्लोप सेक्शन आपका IS1 K1 डिवाइड बाई K1 और IS2 के बीच है, यानी मेरा I बायस की वैल्यू IS2 और IS1/K1 के बीच होगी। रिले पहला स्लोप अप्लाई करेगी। जब भी मेरी वैल्यू IS2 से अबव हो जाएगी, इस केस में मैंने एक रिले की सेटिंग लिया जिसमें IS2 1.5 pu है। इस केस में मेरा 10 pu I बायस है। तो क्लियर है कि 1.5 से ज्यादा है। अब मेरा रिले सेकंड स्लोप में आ चुका है। तो इस 10 pu के लिए मुझे सेकंड स्लोप की जो भी इक्वेशन होगी वो अप्लाई करते हुए ISHS1 को मैं निकाल दूंगा, जो मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल करंट या हाई सेट की वैल्यू होगी। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से है। P643 रिले का स्लोप करैक्टरिस्टिक है, इसे समझते हैं। इफ I बायस if I bias greater than 0 less than or equals to IS1/K1, that is flat slope, flat section इस सेक्शन में है। उस केस में I डिफरेंशियल से I ऑपरेटिंग नाम देता हूं मैं। I ऑपरेटिंग जो मुझे चाहिए दैट इज 0.2 pu यानी इक्वल्स टू IS1 जो भी सेट किया, ये 30% या 20% आपने जो भी किया सेट किया हो, तो इस केस में सिंपल ये रिलेट टू 0.2 pu पर ही ऑपरेट कर जाएगी, जैसा इंटरनल फॉल्ट के केस में है। अब दूसरा सेक्शन है IS1/K1 और IS2 के बीच। तो यहां देखूंगा कि इफ I बायस लेस देन और इक्वल्स टू IS2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू IS1/K1, दैट इज स्लोप 1 सेक्शन में गया मैं। स्लोप 1 सेक्शन, ये स्लोप 1। इस केस में आपका जो भी इक्वेशन है वो उसमें पहला स्लोप अप्लाई होगा। दूसरा मेरा जो स्लोप है 10 pu के लिए वो स्लोप 2, तो मैं डायरेक्ट यहाँ स्लोप 2 सेक्शन में जाता हूं और उसकी वैल्यू देखता हूं कि इफ I बायस ग्रेटर देन IS2 देन स्लोप 2 अप्लाइज। अब मेरा 10 pu स्लोप 2 में है, तो स्लोप 2 के लिए जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल होगा I डिफरेंशियल रिक्वायर्ड, इट विल बी K1 IS2 प्लस K2 I बायस माइनस IS2। अब मुझे यहाँ K1 की वैल्यू पता है ऑलरेडी 30%, दैट इज 0.3 मल्टीप्लाइड बाई IS2 1.5 प्लस K2 80% लिया तो 0.8,
10 पी यू थ्रू फॉल्ट करंट से कैलकुलेट हो गया है बायस 10 माइनस 1.5। इसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो आई विल गेट 0.45 प्लस 0.8 और 10 माइनस 1.5 8.5 और ये वैल्यू आ जाएगी आपका 0.45 प्लस 6.8 आई डिफरेंशियल required. It comes out to be I differential 7.25 pu. That is our ISHS1. ये मेरा हाई सेट का वैल्यू, तो मुझे ये पॉइंट मिल चुका है 7.25 pu और रिले में मुझे 7.25 हाई सेट की वैल्यू रखनी होगी। इफ IS2 is 1.5, K1 is 30%, K2 is 80%। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि P, Q मेरा पॉइंट क्या हो चुका है 10,7.25। इसके बाद स्लोप आपका फ्लैट हो गया है। इसका मीनिंग यह है कि 10 PU से नीचे नीचे स्लोप अप्लाई होगा, ग्रेडियंट अप्लाई होगी, यानी डिफरेंशियल करंट K1 और K2 के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। अगर मेरा बायस वेरी करेगा मुझे उतनी ही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल मेरी वेरी करेगी। जितना बायस बढ़ता जाएगा ऑपरेट करने के लिए, रिले को ऑपरेट होने के लिए डिफरेंशियल करंट उतना ज़्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ देख सकते हैं P जो 10 PU आया, 10 PU पे मुझे 7.25 मिला है। अब अगर मेरा फॉल्ट 10 PU से भी ज़्यादा है 12 PU, फिर भी मेरी करंट 7.25 ही रिक्वायर्ड होगी। अब इसमें बायस करंट से ये इंडिपेंडेंट हो चुका है, यानी स्लोप फ्लैट हो गया है, कोई ग्रेडियंट अप्लाई नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए मैं बताया कि तब तक ऑपरेट नहीं करेगा जब तक मुझे ISHS1 7.25 नहीं मिल जाता। सपोज कीजिए अगर आपका फॉल्ट 10 टाइम्स रहा, रेटेड करंट का 10 टाइम्स, लेकिन फॉल्ट एक्सटर्नल है और डिफरेंशियल 7.25 से नीचे है, रिले विल नॉट ऑपरेट। इंटरनल फॉल्ट एंड ISHS1 7.25 से ज्यादा डिफरेंशियल है, इट विल ऑपरेट। सवाल ये था कि 7.25 पर हाई सेट ऑपरेट करेगा इंटरनल फॉल्ट में, उससे पहले 0.2 PU IS1 इसी पर रिले ऑपरेट हो जाएगी, तो डिफरेंशियल क्यों रखा? इसे रखने की मेन वजह यह है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका ट्रांसफॉर्मर फीडर के साथ डिफरेंशियल पे ऑपरेट हुआ, या आप ट्रांसफॉर्मर को फर्स्ट टाइम एनर्जाइज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर फॉल्टी है। ऐसे केस में अगर आप इसकी ट्राई ले देंगे तो उसमें, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर ओपन से आप फर्स्ट टाइम HP से चार्ज करने जा रहे हैं, तो देयर विल बी सेकंड हार्मोनिक कंटेंट जो IS1 जो इनिशियल सेटिंग है जिससे बायस डिफरेंशियल काउंट में, उसे ब्लॉक करेगा। लेकिन फॉल्टी ट्रांसफॉर्मर को अगर एनर्जाइज कर दिया और करंट आपकी 7.25 थ्रू फॉल्ट के बराबर जो करंट चलेगी, उससे कैलकुलेट होकर इतना डिफरेंशियल मुझे मिला, तो ऐसे केस में हार्मोनिक ब्लॉकिंग विल नॉट अप्लाई ऑन हाई सेट डिफरेंशियल। तो सिंपल कह सकते हैं कि हार्मोनिक ब्लॉकिंग हाई सेट डिफरेंशियल पे अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट में आपको इस डिफरेंशियल से रिलेटेड बेसिक से लेकर एडवांस तक जो भी इस डिफरेंशियल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, ABB रिलेज, ZIB रिलेज, SCL, इन सब के लिए सीमेंस में एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक रिले की सेटिंग्स ले ली थी पहले से ही। उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से IS2 की वैल्यू कितनी रखनी है, स्लोप कितने रखने चाहिए, ये इनिशियल सेटिंग किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। साथ ही साथ वेक्टर ग्रुप का डिफरेंशियल रिले की पिकअप वैल्यू पर क्या इफेक्ट आता है, जैसे इवन वेक्टर ग्रुप है या ऑड वेक्टर ग्रुप है तो किस तरह से डिफरेंशियल रिले की पिकअप वैल्यू, इसी तरह से सिंगल फेज और 3 फेज में पिकअप वैल्यू अलग अलग क्यों होती है, जीरो सीक्वेंस फिल्टरिंग क्या है, इसे कैसे टेस्ट करेंगे, इसका क्या इफेक्ट है, और स्लोप टेस्टिंग कैसे करेंगे, ये सब मैं आपको इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट के थ्रू बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।